मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ये सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर ला है। इस पेपर को आप देख लीजिए। पेपर का सेट आपका क्या है, जेबी है। यहाँ पे आपको संपूर्ण पेपर बताने वाले हैं, साथ में आपको बोर्ड के एग्जाम में मानचित्र भरने का तरीका भी बताएंगे कि मानचित्र को आप कैसे भरेंगे। सभी प्रश्नों को एकदम डिटेल में मानचित्र पे भर के बताएंगे और सभी प्रश्नों को बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और सभी प्रश्नों को देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब आपका पेपर मिलेगा तो पेपर रहेगा टोटल 70 नंबर का आपका, और ये 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। ये तो आप सभी को पता होगा। यहाँ पे कुछ जो सामान्य निर्देश दिए जाते हैं, इसके निर्देश जानना जरूरी होता है, इसलिए कि इसमें मैक्सिमम सवालों को क्या करना है, आपको करना है और कुछ सवालों को छोड़ना भी है। तो यहाँ पे आप सभी को मानचित्र वाले कितने प्रश्न करने हैं, क्या करना है, सभी निर्देश में लिखा रहता है, इसलिए निर्देश को ध्यान से पढ़िएगा। नोट दिया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेगा परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसके साथ में आप कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। ये प्रश्न पत्र 2 खंड और खंड ब में विभाजित होगा। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर ही देना है। नीला पेन या काले बाल पॉइंट का ही प्रयोग करते हुए आपको प्रश्न OMR शीट भरना रहेगा। इसके साथ ही खंड अ में यदि आप निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्र पर ही उत्तर दें, OMR उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटना है, न इरेजर न वाइट, इन सब का कदापि प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ देखिए, आपका मुख्य निर्देश यहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ पे देखिए, खंड ब में 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, जिसमें वर्णात्मक 1 वर्णात्मक सेकंड 2 भागों में बता रहेगा। इसके साथ में आपको मानचित्र से संबंधित भी प्रश्न दिए रहेंगे। खंड ब में सभी प्रश्नों को उत्तर एक साथ ही करना है आपको। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न पत्र तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती के साथ संलग्न कर, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके साथ में दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं जिसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, ऐसे छात्रों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से 9A और 9B प्रश्न लिखने के लिए रह गए, अर्थात उनको मानचित्र वाले जो प्रश्न भरने रहते हैं वो उनको भरना नहीं है। चलिए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए, आप देख लीजिए। यहाँ से प्रारंभ होता है खंड अ के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सभी प्रश्नों को आप जरूर देखिए। खंड अ पार्ट ए, बहुविकल्पी प्रश्न पहले आप देखिए। यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर आपको OMR उत्तर पत्र पर चिन्हित करना है। यहाँ पे चलिए, यहाँ से पहला प्रश्न आपका है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को एकदम याद रखिएगा। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको पहले से आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपके कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। इसके साथ में आप वीडियो के लास्ट में ये बताइएगा कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर का, कि आनंद मठ के उपन्यास के लेखक के बारे में बताना है। आनंद मठ जो है, इसके उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, तीसरा नंबर का है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1991, 1994, 1952, 1995। तो कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की जो स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गुलामगिरी, स्त्री धर्म, अमर जीवन, कथा सागर। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो है गुलामगिरी। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि गुलामगिरी जो लिखा गया किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, सत्ता के क्षैतिज विवरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाववादी वितरण, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। तो सत्ता के क्षैतिज विवरण से जो तात्पर्य है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का जो बंटवारा है, इसका ये मतलब है। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए,
देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला नंबर है आपका 6 नंबर का प्रश्न। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संघीय राज्य नहीं है, संघीय राज्य में नहीं शामिल, उसको बताना है। देखिए राज्य में जैसे मणिपुर क्या है, राज्य है, त्रिपुरा क्या है, राज्य है, हिमाचल प्रदेश क्या है, राज्य है, जबकि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ पूछा है कि कौन सा संघीय राज्य नहीं, मतलब राज्य नहीं है, मतलब त्रिपुरा मणिपुर हिमाचल प्रदेश तो राज्य है, लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि राज्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है, धर्म को कोई स्थान नहीं होता है, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है, इसके साथ सभी धर्मों को समान समझा जाता है। धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के सामने कौन सी कटौती है। तो देखो, आंतरिक लोकतंत्र का न होना, परिवारवाद, फिर इसके बाद धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव। देखिए राजनीतिक दलों के सामने ये सभी चुनौतियां देखने के लिए मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से ये सभी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है यहाँ पे 9 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है, यानी दोष बताना है। लोकतंत्र का अवगुण क्या है, धनी व्यक्तियों का शासन, दलों में व्यक्तिवाद, बहुसंख्यकों का प्राथमिकता, इनमें से सही। लोकतंत्र का जो अवगुण है ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि धनी व्यक्तियों का शासन, ये अवगुण मतलब दोष देखने के लिए मिलता है। दलों में व्यक्तिवाद, बहुसंख्यक की प्राथमिकता, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा, आपको बताना है कि संविधान के अनुसार राजभाषा कौन सा है। तो ये आपका हिंदी है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि राजभाषा जो है हिंदी को माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो चूना पत्थर बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे चलिए 12 नंबर का देखिए कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो उदारीकरण की जो शुरुआत हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, देखिए आपका देखिए 13वां नंबर का आपका प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए लौह संसाधन का मतलब होता है कि यहाँ पे एक दिया है नवीकरणीय योग्य, एक दिया है अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य मतलब होता है जिसे आप दोबारा बना सकते हैं, नवीकरणीय योग्य हो जाता है। अनवीकरणीय योग्य का मतलब होता है जिसे आप एक बार समाप्त हो जाने के बाद आप उसे दोबारा नहीं बना सकते हैं। अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाता है। जैसे लौह अयस्क हुआ, लौह अयस्क या लोहा समाप्त हो जाएगा तो दोबारा नहीं बन पाएगा। जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबे का प्रमुख उत्पादक है। तो यह है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो होता है आपका तांबा का अच्छा उत्पादक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से, देखिए आप प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय और चतुर्थ क्षेत्र को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है आपका कछुआ जो होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, मछुआरा। ठीक है, यहाँ पे मछुआरा है तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए 17 नंबर का कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था 2005 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय जो उद्यान है मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला देखिए आपका है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी है। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? तो आपको बताना है कि बांग्लादेश ग्रामीण जो बैंक इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुआ था 1970 ईस्वी में। तो देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की जो शुरुआत हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा जो 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। यहाँ पे देखिए खंड ब वर्णात्मक फर्स्ट है। जितने प्रश्न बता रहे हैं इन सभी प्रश्नों को आप देख के प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आपको सीधे मानचित्र वाले सवाल आपको बताने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। 4 नंबर का रहता है या अथवा में। असहयोग आंदोलन यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है उन आंदोलन को जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ये आंदोलन के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, अगला देखिए संघवाद का क्या अर्थ है, इस प्रश्न को पढ़ लीजिए या अथवा में। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर का, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। भारत के विदेशी व्यापार के किन्हीं 2 विशेषताओं का बताइए, अथवा में दिया है। आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं सभी प्रश्नों को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए आप। आपका अगला नंबर का प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अति उपभोग कैसे हुआ है। भारत में सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों का विवेचना कीजिए। ये टोटल 4 नंबर का प्रश्न रहता है। इसके साथ यहाँ पे देखिए वर्णात्मक जो सेकंड आता है, वर्णात्मक सेकंड में प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का रहता है और 150 शब्दों में इसका उत्तर देना रहता है, यानी कि दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में आता है। 5वां देखिए फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, इसको आप पढ़ लीजिए अथवा में। विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी के क्या योगदान है, उदाहरण सहित लिखिए। साथ में 6वां नंबर का प्रश्न है भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए अथवा जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। इन सभी प्रश्नों को एकदम पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए आपको बता देते हैं, जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है इन सभी प्रश्नों को आप पढ़िएगा और इन सभी प्रश्नों को एकदम तैयार करके चले जाइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों के उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के साधनों का स्पष्ट कीजिए। टोटल 6 नंबर। तो जितने प्रश्न बताया गया है इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करते रहिएगा। चलिए आपको मानचित्र वाले सवाल बताते हैं। देखिए मानचित्र वाले सवाल पढ़ने से पहले एक सवाल और देख लीजिए 8वां नंबर का। भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ये टोटल 6 नंबर का इस तरह प्रश्न पूछते हैं। अब यहाँ से प्रारंभ होते हैं मानचित्र के सभी सवाल। देखिए आपके मानचित्र वाले जो सवाल हैं इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और सभी प्रश्नों को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। निर्देशक प्रश्न संख्या 9 और 9B मानचित्र से संबंधित है। 9A में आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस डॉट चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा अंकन के लिए 1/2 1/, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, ये जान लीजिए। देखिए पहले आपको इतिहास वाला मतलब जो रहता है उसमें का प्रश्न आपको करना रहेगा। जैसे देखिए आपका पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था आपका लाहौर में। ठीक है, लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। अब देखिए मानचित्र जैसे है, मानचित्र पे भरेंगे कैसे, मेन तो है मानचित्र पे भरना। तो देखिए ये आपका मानचित्र है। मानचित्र में लाहौर पड़ता कहाँ पे है, तो लाहौर है आपके पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान देखिए ये आपका क्या है, ये वाला भाग आपका पाकिस्तान है और लाहौर को यहाँ भर दे। देखिए इस गोले के चिन्ह जिसके द्वारा आपको दिखाना होगा वो जरूर बनाएगा। देखिए ऐसे गोला बना के ऐसे डॉट द्वारा दिखाना है। ये आपका 9 का कौन सा है, 9A का पहला नंबर है और पहले का क्या है आपका लाहौर उत्तर है, लाहौर। इस तरह आप इसका पहले का भर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आ जाइए। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो आपका आनंद भवन कहाँ पे है, इलाहाबाद, अर्थात इस समय वर्तमान में नाम क्या हो गया, प्रयागराज। तो आप प्रयागराज लिखिएगा। ठीक है, ये प्रयागराज। चलिए मानचित्र में भरते हैं। अब देखिए प्रयागराज कहाँ पे पड़ेगा, तो आपका उत्तर प्रदेश में, और ये वाला भाग क्या है आपका उत्तर प्रदेश। और प्रयागराज कहाँ पे पड़ेगा, तो प्रयागराज आपके नियर अबाउट यहाँ पे बना दीजिएगा कहीं पे, और यहाँ पे ऐसे तीर खींचिएगा। 9A का लिखिएगा, सेकेंड नंबर है आपका, यहाँ लिखिए प्रयागराज, प्रयागराज।
ठीक, ऐसे भर लीजिएगा। अब देखिए आपका अगला नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, आपको यह बताना है। देखिए कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1920 में, 1929 में और 1927, इसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा। जैसे 1927 में आपका जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था मद्रास में। इसके साथ में आप याद रखिएगा कि 1920 वाला दिसंबर 1920 में जो आपका अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, और 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। ये पढ़ के जरूर जाइएगा, आपके पेपर में आता है। देखिए मद्रास है आपका, मद्रास भरेंगे कैसे, तो मद्रास आपको पता होना चाहिए कहाँ पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये आपका तमिलनाडु, और यहाँ पे आपका पड़ेगा मद्रास। इस तरह गिना खींचिएगा और तीर द्वारा 9A का कौन से नंबर का है, तीसरा नंबर ये है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा आप मद्रास। ठीक है, इस तरह साफ सुथरा एकदम भरिएगा, आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। अगला देखिए, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा गया था, तो नमक कानून कहाँ पे तोड़ा गया था, दांडी में। ठीक है, कहाँ पे तोड़ा गया था, तो दांडी में ये नमक कानून तोड़ा गया था। किसके द्वारा तोड़ा गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा। देखिए ये मानचित्र में देखेंगे, यह है आपका गुजरात, गुजरात में पड़ता है दांडी। यहाँ पे ऐसे बनाइएगा और इस तरह तीर खींचिएगा। 9A का कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का, और यहाँ पे लिख दिया दांडी। ठीक, इस प्रकार से आप इसको दिखा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह जनपद जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, तो ये तो हुआ था आपका चौरी चौरा कांड गोरखपुर में। और गोरखपुर पड़ता कहाँ पे है आपका, तो गोरखपुर पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश में। तो चलिए ये है आपका मानचित्र। मानचित्र में गोरखपुर नियर अबाउट यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको तीर द्वारा ऐसे खींच लीजिएगा, चाहे इधर खींच लीजिए चाहे इस साइड खींच लीजिए, चाहे मतलब तीर के द्वारा दिखा दीजिएगा। ये 9A का कौन सा है, 5वां नंबर, यहाँ 5वां नंबर है। ठीक है, 5वां नंबर हो गया, और यहाँ पे लिख दीजिए गोरखपुर, गोरखपुर। इस प्रकार से भर लीजिएगा। तो ये 5 प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से आपको देना रहेगा। जैसे रहेगा तीर द्वारा, जितना साफ सुथरा बना सकते हैं उतना अच्छे से बनाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए 9A का ये प्रश्न था। अब चलिए आपको 9B पे लेकर चलते हैं, और मानचित्र वाले जो भूगोल के प्रश्न रहते हैं उन प्रश्नों को करके आपको बताते हैं। देखिए 9B है, इसमें ये भूगोल से संबंधित भी आपसे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये भी आपका 5 प्रश्न रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। यहाँ पे देखिए दिया है, उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर इस चिन्ह के द्वारा, वाई चिन्ह द्वारा दिखाना है 10 लाखी नगर। तो क्या याद रखेंगे, कानपुर, कानपुर। ठीक है, तो कानपुर को दिखाना है। तो मानचित्र में चलिए आपको मानचित्र में इसको भी भर के दिखा देते हैं। तो देखिए ये है आपका मानचित्र। अब मानचित्र में देखिए यह है आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कानपुर यहाँ पे नियर अबाउट पड़ता है। तो ये आप भर लेंगे 9A, 9B है ना, तो 9B लिखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या सही से लिखिएगा, केवल पहला है। और यहाँ पे क्या है आपका कानपुर है, तो कानपुर लिखेंगे, कानपुर। ठीक है, इस प्रकार से भरिएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक पड़ता है। कौन है, कर्नाटक। अब कर्नाटक है तो मानचित्र में अब भर लीजिए कर्नाटक। देखिए ये वाला, ये तो है मुंबई यानी महाराष्ट्र है, और ये वाला भाग आपका क्या है, कर्नाटक है। कर्नाटक में ऐसे किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, देखिए चिन्ह के द्वारा वाई द्वारा दिखाना है। तो यहाँ पे वाई बनाइएगा, देखिए हम भूल गए हैं दिखाना, आप वाई बना लीजिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे त्रिभुज के द्वारा दिखाना है, तो यहाँ पे आप त्रिभुज बनाइएगा। ठीक है, देखिए इस तरह त्रिभुज बना लीजिएगा, और यहाँ पे एक गोला बना लीजिएगा ऐसे, और इसको ऐसे चिन्ह द्वारा दिखा लीजिएगा। कौन सा है, 9B सेकेंड नंबर है, और यहाँ पे लिख दीजिए कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, इस प्रकार से आप दिखा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की राजधानी आपको बताना था। राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है, जयपुर है, जयपुर है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। तो ये है आपका मानचित्र। मानचित्र में देखिए ये पड़ता है गुजरात, ये है आपका जयपुर। और किस चिन्ह के द्वारा दिखाना, तो इस डॉट चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो यहाँ पे आप बना लीजिएगा, देखिए यही है आपका जयपुर। यहाँ पे ये दिखा दीजिए 9B कौन से नंबर का है, तीसरा नंबर ये है, और यहाँ पे लिखे थे जयपुर, जयपुर। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अगला देखिए, दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो दक्षिण भारत की एक नदी हम बताते हैं कावेरी नदी, याद रखिए कावेरी नदी, कावेरी नदी। और ये कावेरी नदी है कहाँ पे, तो ये आपके तमिलनाडु से ही होकर गुजरता है। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा चिन्ह है, इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो चिन्ह ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे बना के ऐसे बना लीजिएगा। और यहाँ पे 9B कौन से नंबर का है, चौथा नंबर है, और यहाँ पे लिखे कावेरी, कावेरी नदी लिख दीजिए,
कावेरी नदी। ठीक है, इस प्रकार से इसको बना लेंगे आप। अब देखिए आपके सामने अगला है, चाय उत्पादन के किसी क्षेत्र को इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो आपको चाय उत्पादक क्षेत्र तो पता है, असम है। कौन है? असम। सबसे ज़्यादा चाय यहीं पर उत्पादन होता है। अब इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो चलिए अब देखिए मानचित्र है, मानचित्र में असम कहाँ पे पड़ता है? तो ये वाला भाग जो है ना, ये वाला यही पड़ता है असम। और इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है तो ऐसे चिन्ह बना के ऐसे, ठीक है, जो चिन्ह रहेगा ऐसे दिखा दीजिएगा। और यहाँ से खींच के इसको दिखा सकते हैं 9B का 5वां नंबर है और ये हो जाएगा आपका असम। असम। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, पूरे मानचित्र को ऐसे भरिएगा जैसे आपको बताया गया है। इस तरह भर दीजिएगा, आपको 100 पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न इसलिए बता दिया जा रहा है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को केवल बता देंगे तो आप उन प्रश्नों को देख के आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी प्रश्न आपको बताएं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। अब आपका पहला नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन नहीं चलाया गया था, ये आपको बताना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन, आपको बताते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो प्रमुख आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा, ठीक है, सूती मिल वस्त्र उद्योग जो आपका आंदोलन हुआ था, ये सभी आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया था, लेकिन खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। और नहीं पूछा है तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लिखते रहिए, जिससे आपको क्या होगा, प्रश्नों का उत्तर याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। तो 1789 में जो फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का प्रभाव पड़ा था, उससे फ्रांस में एक क्रांति आ गई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सन को जरूर याद रखिएगा, आपसे फ्रांस की क्रांति के बारे में पूछता है तो 1789 ईस्वी याद रखिएगा। ठीक है, तो दूसरे का ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो गुलामगिरी के लेखक जो थे ज्योतिबा फूले जी थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। तो ऑप्शन आपका है कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन हुआ था, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन हुआ था, या इसके अलावा बेरोजगारी, या यहाँ पे आपका दिया है प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। तो देखिए यहाँ पे 1929 ईस्वी महामंदी का जो प्रमुख कारण देखने के लिए मिला था वो प्रमुख बैंकों का धराशायी होना देखा गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1929 में जो महामंदी आया था उसमें प्रमुख बैंक जो थे धराशायी हो गए थे। ठीक है, समाप्त हो गए थे। ठीक है, अगला देखिए 5वां नंबर का है कि 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो ये स्थापना जो किया गया था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1944 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। यानी श्रीलंका में कौन सी जाति कम संख्या में पाया जाता है, उसे ही बोला जाता है अल्पसंख्यक। जैसे तमिल थे, ईसाई हैं, सिंहली है, या मुस्लिम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए श्रीलंका में जो अल्पसंख्यक के समूह के रूप में पाए जाते हैं वो आपके ईसाई पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, यानी कि भारत में संघीय व्यवस्था क्यों पाया जाता है। यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ठीक है, यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, या संविधान लचीला है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में संघीय व्यवस्था होने का मुख्य कारण है यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। आपको संघीय राज्य नहीं बताना। देखिए जैसे आपका मणिपुर हुआ संघीय राज्य मतलब राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य है, त्रिपुरा एक राज्य है, जबकि दिल्ली क्या है? एक संघीय राज्य नहीं है। अर्थात ये क्या है आपका? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसमें वर्तमान समय में राज्य कितने हैं। आपको राज्य बताना है कि वर्तमान समय में कितने राज्य हैं, और साथ में आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या इस समय कितना है। ठीक है, तो दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, राज्य की संख्या, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। अगला प्रश्न यहाँ ध्यान रखिए 9 नंबर का क्या है,
निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल का आवश्यक शर्त है, यानी राजनीतिक दल होना चाहिए तो वहाँ पे क्या आवश्यक शर्त रखा गया है? तो राजतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र, तानाशाही, मानवतावाद। इसका सही जवाब क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि लोकतंत्र। ठीक है, अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? आपको लोकतंत्र से जैसे भारत क्या है, एक लोकतंत्र देश है, तो लोकतंत्र से संबंधित आपको कौन सा नहीं वो बताना है। जैसे जनमत, ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक दल, या इसके अलावा उत्तरदायी शासन, या इसके अलावा बहुसंख्यकों का शासन। देखिए जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ पे किसी का भी शासन हो सकता है, तो बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं लोकतंत्र में। तो यही नहीं पूछा तो नहीं से नहीं वाला जवाब आप देंगे। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है, यानी धातु से संबंधित कौन है? जैसे कोयला क्या है, एक अधातु के अंतर्गत आ जाएगा, कोयला धातु तो है नहीं। अभ्रक क्या है, धातु तो है नहीं। चूना पत्थर भी धातु नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या है, लौह अयस्क, देखिए यहाँ लोहा है, लोहा क्या है, एक धातु है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि खनिज धात्विक है तो लौह अयस्क एक धात्विक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 12 नंबर का आपका प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है बताना है। तो जो कपास की खेती होता है किस में होता है? तो काली मिट्टी में होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। अगला देखिए प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? आपको सीधा सीधा बताना है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। जैसे सीमेंट का है, लोहा, इस्पात का है, कागज का है, एल्युमिनियम का है। बॉक्साइट जो अयस्क है आपका एक एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहा गया है, यानी सेवा किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ क्षेत्र, यानी किसके अंतर्गत आता है? तो सेवा जो आता है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान रखिए कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार किसको माना गया है? रोजगार की शर्तों को माना गया है, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो किसको माना गया है? उद्यमों का स्वामित्व को माना गया है। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र हुआ और निजी क्षेत्र, इसमें विभाजन का मुख्य कारक किसको माना गया है? उद्यमों का स्वामित्व। अगला प्रश्न ध्यान रखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, वो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ठीक है, तो देखिए एजेंडा जो 21 है इसका संबंध आपको बताना है किससे है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ओजोन क्षरण से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापन से, या सतत पोषणीय विकास से। तो एजेंडा जो 21 है सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर का देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसको याद रखिएगा 1986 ईस्वी में। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो ग्रामीण बैंक की जो शुरुआत हुआ था तो वो हुआ था 1970 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? आपको जैव संसाधन बताना है। जैसे लोहा, तांबा, चट्टाने, मत्स्य पालन। देखिए जैव मतलब आप याद रखिए जिसमें जीव होगा, जैव से याद रख सकते हैं, यह ट्रिक समझ लीजिए। जैव से जीव, जीव किस में है? मत्स्य पालन, यानी कि मछली में क्या होता है? जीव होता है। तो यहाँ पे यह रख सकते हैं। ठीक है, जबकि लोहा, तांबा, चट्टाने अजैव संसाधन है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से प्रश्नों को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोत्तम है? यानी मानव विकास जो सूचकांक है उसमें सर्वोत्तम किसको माना गया? श्रीलंका को। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न कराए गए हैं इसमें से कितने आपके प्रश्न सही हुए। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए आपका प्रारंभ होता है खंड ब। ठीक है, खंड ब में पहला देखिए वर्णनात्मक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है और ये प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। देखिए यहाँ पे आपसे 2 प्रश्न पूछा जाएगा, इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना रहेगा। जहाँ पे अथवा लिखा रहेगा उस दोनों प्रश्नों में से एक ही प्रश्न करना रहता है। जितने भी प्रश्न बता रहे हैं इन प्रश्नों को एकदम आप तैयार कर लीजिए। देखिए भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। अथवा में दिया है प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है, इन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं।
अगला प्रश्न आप देखिए, जितने भी प्रश्न बता रहे हैं इन प्रश्नों को देखिए, फिर इसके बाद तो मानचित्र वाला सवाल आपको मानचित्र पे पूरा डिटेल में भर के बताने वाले हैं। 3 प्रश्नों को आपको बता दे रहे हैं, जिससे आपको यह आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए अगला, एक लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है, इस कथन की तर्कों सहित पुष्टि कीजिए। अथवा में राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाले किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का उल्लेख कीजिए। तो आप मिट्टी जो होता है इसको पढ़ के बहुत बढ़िया से जाइएगा। अथवा में दिया है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। इसके अलावा आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। अथवा में है कि तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, सो उदाहरण आपको व्याख्या करना रहेगा। यह था आपका 4 नंबर का प्रश्न। अब वर्णात्मक सेकंड आता है, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है, 150 शब्दों में देना है। और ये जितने भी प्रश्न रहेगा टोटल 6 नंबर का रहेगा। और जहाँ पे अथवा लिखा रहेगा तो आपको एक बार बता दिए हैं कि जहाँ पे अथवा लिखा रहेगा वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको 2 प्रश्नों में से एक ही प्रश्न करना है। जैसे देखो 25 का है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन के कारण और परिणाम लिखिए। या अथवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, यह क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। साथ में अगला प्रश्न आपका है कि भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर ही निर्भर करती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है ये बताना है। इस स्थिति में छुटकारा पाने के लिए कोई 2 सुझाव देना है आपको। इसके अलावा देखिए आपका अथवा में लिखा है यहाँ पे कि भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख, व्याख्या कीजिए। यह था आपके सभी प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 27 नंबर का प्रश्न आप ध्यान रखिएगा कि चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए। भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। अथवा में दिया है अबरख की उपयोगिता की विवेचना कीजिए एवं भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की क्रियाकलापों को वर्णन कीजिए। अथवा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से पूरे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे आपको बताएं, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ मानचित्र जो सवाल होते हैं, इन मानचित्र वाले सवाल को कैसे करेंगे। देखिए 29 का क है। ठीक है। यहाँ पे निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 13 पर डॉट चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु 1/2 अंक निर्धारित किया गया है। देखिए जितने भी प्रश्न हैं आप इन प्रश्नों को सही से भरने का तरीका सीख लीजिए, अन्यथा आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आपका नंबर क्या होता है, कट जाता है। सही तरीका क्या होता है वह तरीका बताने वाले, इस तरीका को आप जरूर सीखिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहला नंबर का प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। ये टोटल 1 नंबर का, यानी इतिहास से संबंधित 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे और भूगोल से संबंधित 5 नंबर के। इस तरह आपका मानचित्र वाला 10 नंबर का सवाल रहता है। तो देखिए वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में हुआ था, यहाँ पे देखिए महीना भी ध्यान रखिएगा कि सितंबर दिया है चाहे दिसंबर दिया है, इस महीने को ध्यान से देख के ही आंसर दीजिएगा। सितंबर 1920 में कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका कलकत्ता में। ठीक। और कलकत्ता पड़ता कहाँ पे आपका, तो ये पड़ता है कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। अब चलिए ये है आपके सामने मानचित्र। इस मानचित्र को भरना है, कैसे भरेंगे। ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे ये पड़ता है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बगल में ये है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखिए ये डॉट चिन्ह द्वारा दिखाना तो ऐसे बनाइएगा, जिस चिन्ह के द्वारा कहेगा उसी तरह दिखाइएगा। ये 29 का है। देखिए 29 का क है। प्रश्नोत्तर संख्या सही से लिखना मत भूलिएगा, ये पहले नंबर का है और यहाँ पे लिखिए कलकत्ता। कलकत्ता समझ में आ गया ना। इस तरह आपको प्रश्न का उत्तर देना है। अब चलिए देखिए बहुत सारे छात्र क्या गलती करते हैं, उस गलती को भी बताने वाले हैं। पहले 5 प्रश्न करा लें, 5 प्रश्नों का कराने के बाद गलतियां बताएंगे आपको। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, कहाँ पे तोड़ा था, ये इन्होंने तोड़ा था दांडी में। अब दांडी है कहाँ पे, तो गुजरात में है। भरेंगे कैसे, तो देखिए यह है आपके सामने मानचित्र, यह है राजस्थान। राजस्थान में ये कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान। राजस्थान के बगल में ये आपका क्या है, गुजरात। और गुजरात में यहाँ पे पड़ता है, देखिए इसी डॉट चिन्ह के द्वारा दिखाना है। और कौन से नंबर का है, 29 क का
सेकंड नंबर का है आपका, और यहाँ पे डांडी भर दीजिएगा, डांडी। समझ में आ गया ना? तो ऐसे आपको भरना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप, कि वह स्थान वह नगर जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर, अमृतसर। अब देखिए अमृतसर कहाँ पड़ता है आपका? पंजाब में। तो देखिए पंजाब कहाँ मानचित्र में कहाँ पंजाब पड़ेगा? ये है राजस्थान, राजस्थान के बगल में यहाँ पड़ता है पंजाब। ये भरिएगा मानचित्र में ऐसे, ठीक है। देखिए इस प्रकार से खींच लीजिएगा। 29 का कौन से है? क का नंबर है, और ये है आपका थर्ड नंबर, थर्ड नंबर हो गया। और यहाँ पे भर दीजिएगा अमृतसर, अमृतसर, ठीक, ऐसे भर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आप ध्यान रखिए, वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना हुई थी, तो ये चौरी चौरा घटना कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका गोरखपुर में। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर। और गोरखपुर है कहाँ पे आपका? उत्तर प्रदेश में। चलिए गोरखपुर को भर के बताते हैं। तो देखिए ये है आपका मानचित्र, मानचित्र में यहाँ पे पड़ेगा आपका गोरखपुर, ऐसे बनाइएगा और इसको तीर द्वारा खींच लीजिएगा। 29 का चौथे नंबर का, और यहाँ पे भरना है गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है। इस प्रकार से आप भर लीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो इस पॉइंट को देखिए, किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका चंपारण में। कहाँ पे हुआ था? चंपारण, चंपारण, ठीक है। और जब चंपारण भरना है, चंपारण पड़ता कहाँ पे? बिहार में। तो देखिए ये है आपका मानचित्र, मानचित्र में ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में है ये बिहार, और यहाँ पे ऐसे भर लीजिएगा, इसको ऐसे तीर द्वारा खींच लीजिएगा। 29 का कौन से नंबर का है? 5वां नंबर है, और यहाँ पे भर लीजिए चंपारण, चंपारण, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे आपको भरना रहेगा। देख लीजिए ना। अब इसके बाद देखिए गलतियां कौन से करते हैं छात्र। अभी गलती पहले देख लीजिए, इसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए छात्र गलती क्या करते हैं कि बस ये मानचित्र भर के छोड़ के चले आते हैं। ऐसा आपको नहीं करना। देखिए आपको क्या करना, जो उत्तर पुस्तिका रहेगा ना, यहाँ पे भी इसका आंसर लिखना है। देखिए कैसे लिखना है आपको बता देते हैं। यहाँ पे लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या। यही गलती बहुत छात्र करते हैं, खाली मानचित्र भर देते हैं और यहाँ पे नहीं लिखते हैं, जिससे उनका कुछ नंबर कट जाता है। देखिए 29 का कौन से नंबर का है? क वाला है, और यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद अब इसके बाद देखिए मानचित्र पे जो भरे होंगे वहाँ यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे पहले का क्या भरे हैं आप? पहले का कलकत्ता भरे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कलकत्ता। पहले का क्या लिखेंगे यहाँ पे? कलकत्ता। यही गलती से बचना है आपको, ठीक है। कलकत्ता हो गया। दूसरे नंबर देखिए डांडी भरे हैं, देखिए यहाँ पे डांडी है, तो दूसरे का आंसर क्या है? डांडी है। ये भी लिखना पड़ता है, ये जानते रहिए, ठीक है। अगला क्या है? तीसरे नंबर का देखिए, तीसरा नंबर आपका अमृतसर भरे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर भर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्या भरे हैं आप? चौथा नंबर का गोरखपुर और चंपारण है, तो यहाँ पे गोरखपुर भरेंगे, गोरखपुर और चंपारण, चंपारण। ऐसे आप लिखिएगा, जरूर भूलिएगा मत, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मानचित्र आपका इधर उधर कहीं गिर गया, तो आपको इस पे भी नंबर मिल जाता है, एग्जामिनर इसको ध्यान से देखता भी है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऐसे आपको भरना है। यही गलती बहुत सारे छात्र कर देते हैं, इन गलतियों से आप जरूर बचिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 5 नंबर का तो प्रश्न हो गया, आपको मानचित्र भर के बता दिए। अब देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न है 29 का ख है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर चिन्ह द्वारा सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु 1/2 अंक निर्धारित है। मतलब एक एक नंबर का प्रश्न है आपका। देखिए आपका प्रश्न है कि इस प्रदेश की राजधानी सी चिन्ह द्वारा। देखिए इस प्रदेश नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है? उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको बताना है। कहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। अब देखिए लखनऊ भरना है, तो आ जाइए। अभी तो बताए थे आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देखिए ये आपका लखनऊ है, लेकिन किस चिन्ह के द्वारा? देखिए चिन्ह में गलती मत कीजिएगा, जो चिन्ह कहेगा उसी चिन्ह के द्वारा दिखाना रहता है। तो सी द्वारा दिखाना, तो ऐसे सी बनाइएगा और इसे कोष्टक बंद कर लीजिएगा, और यहाँ से चिन्ह खींच के 29 का ख है, और कौन से नंबर का? पहले नंबर का है, तो पहला यहाँ पर लखनऊ लिख दीजिए, लखनऊ, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला देखिए, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी का इस चिन्ह के द्वारा दिखाना था। दक्षिण भारत की एक नदी क्या है? कावेरी। देखिए इसके अलावा और नदी भी आपको बता देते हैं। कावेरी नदी पहले सुन लीजिए। देखिए इसके अलावा आप गोदावरी नदी दिखा सकते हैं, महानदी दिखा सकते हैं, कृष्णा नदी दिखा सकते हैं,
ठीक है। इस प्रकार से कई नदियाँ जो होती है दक्षिण भारत की नदी होती है, जिसमें से कावेरी नदी आपको बताते हैं। कावेरी नदी किस राज्य में दिखाएंगे आप? तमिलनाडु में दिखाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह। तो ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है ऐसे करके, तो ये हो जाएगा आपका। और इस कौन से नंबर का है? 29 का है। ख है, ख का सेकेंड वाला है। और यहाँ पे लिख दीजिए कावेरी नदी, कावेरी नदी। ठीक, दक्षिण भारत की हो गया। इसी तरह आप महानदी उड़ीसा में दिखा सकते हैं, कृष्णा नदी यहाँ पे दिखा सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से कई नदियाँ दक्षिण भारत की होती है, कोई भी नदी आप दिखा सकते हैं। भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन बंदरगाह चिन्ह द्वारा दिखाना है, तो कौन सा बंदरगाह दिखाएंगे आप? विशाखापट्टनम दिखा दीजिए, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। इसके अलावा विशाखापट्टनम के अलावा आप याद रख सकते हैं कोची भी आपका बंदरगाह है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा पूर्वी तट पर दिखाना, तो पूर्वी तट पर आपका विशाखापट्टनम और कोची आता है। देखिए इसको कहाँ पे दिखाएंगे? तो ये है आपका मानचित्र। मानचित्र में आप कहाँ पे दिखाएंगे? यहाँ पे दिखाइएगा, त्रिभुज चिन्ह के द्वारा दिखाना। त्रिभुज चिन्ह ऐसे बना लीजिएगा। और यहाँ पे 29 का कौन से नंबर का है? ख वाला है। और ख का कौन सा है? तीसरे नंबर का है। और यहाँ पे आपको हो जाएगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इधर वाले भाग को पूर्वी तट बोलते हैं, इधर वाले भाग को पश्चिमी तट बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी तट का आएगा तो पश्चिमी तट पे मुंबई हाई बंदरगाह है, तो मुंबई में यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ प्रश्नों को भी आप साथ में याद रखिए। भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र का दिखाना है, तो कौन सा है? असम है, असम। तो देखिए असम को कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पे आइए और ये देखिए असम कहाँ पे आपका है? तो असम देखिए ये वाला भाग जो होता है, ये पूरे भाग असम है, यहाँ पे दिखा दीजिए। किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है? ये भी ध्यान रखिएगा, इस चिन्ह के द्वारा। तो यहाँ पे आप बना लीजिए ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं। चलिए कौन से नंबर का है? 29 ख। और ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर, और यहाँ पे हो जाएगा असम, असम। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न। भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र। देखिए भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र में आपको कई ऊर्जा केंद्र का नाम बताते हैं, याद रखिएगा। तारापुर, इसके अलावा कलपक्कम, ठीक है, इसके अलावा काकरापार, नरौरा, ये सब क्या होते हैं? आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र होते हैं। तो चलिए तारापुर दिखाना है, तो तारापुर देखिए महाराष्ट्र में पड़ता है। अब ये महाराष्ट्र में देखिए कैसे दिखाएंगे? किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है? ये चिन्ह प्लस के चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो ऐसे बनाइएगा और यहाँ पे प्लस चिन्ह बना दीजिएगा, और यहाँ पे तीर खींच के आप दिखा सकते हैं। 29 नंबर का कौन से है? ख वाला है। और ख का कौन से नंबर है? 5वां है। और यहाँ पे लिखिए तारापुर, तारापुर। और यदि कलपक्कम दिखाना रहेगा तो तमिलनाडु में दिखा सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो ऐसे आप मानचित्र भरिएगा। मानचित्र भरने के बाद आपको क्या करना है? जैसे प्रश्न पे आपको बताएं, देखिए 29 का क लिख के बताया ना इस प्रकार से, आप 29 का ख भी यहाँ पे इसी प्रकार से लिख देंगे। ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है? जो बता रहे हैं इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। तो जितना भी प्रश्न बताएं सभी प्रश्न आप पढ़ लीजिए, यही प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।